1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब तरीन मुल्क था। उस वक्त बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा $134 था, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश से 75% अमीर मुल्क हुआ करता था। लेकिन आज बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा $2,734 हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी पर कैपिटा के डबल से भी ज्यादा बनता है। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश ने ये सब आखिर किया कैसे दुनिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क, साउथ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मुस्लिम मेजोरिटी के बेसिस पे पाकिस्तान के हिस्से में दो पार्ट्स आए। पहला वेस्ट पार्ट यानी आज का पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश। क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में एक साथ तरक्याती काम कर सकें, इसलिए जब भी कोई तरक्याती काम या इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती थी तो वो पहले वेस्ट पार्ट में लगती थी। इसकी एक मेन वजह ये भी थी कि पाकिस्तान के वेस्ट पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था, लेकिन ईस्ट पार्ट में बसने वाले लोग यानी आज के बांग्लादेश में रहने वाले लोगों ने उसे नजरअंदाज करना समझा। लिहाजा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट निकालने शुरू कर दी और पहली बार 1971 में मुक्ति बाहिनी नामी एक ग्रुप ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी, जो बेसिकली एक बंगाली बागी मिलिट्री ग्रुप था जिसको इंडिया सपोर्ट करते थे। उस वक्त उस ग्रुप को दबाने में पाकिस्तान आर्मी कामयाब रहा, लेकिन उसके 2 साल बाद ही पूरे बांग्लादेश में साइक्लोन ने तबाही मचा दी, जिस वजह से बांग्लादेश के 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इंडिया में पनाह ले ली। और यही से बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाने के लिए मुहिम चली और उस मुहिम को चलाने के लिए इंडिया ने खुलकर बंगालियों को सपोर्ट किया। यूं 26 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। लेकिन अलग होने के बाद बांग्लादेश की हालत और ख़राब होने लगी। पहले साइक्लोन, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर ने बांग्लादेश को दुनिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क बना दिया। यही वजह थी आज़ादी के कई सालों बाद तक बांग्लादेश दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट रहा। लेकिन 1980 के बाद से बांग्लादेश की हालात बदलने लगी, उसकी इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और इन सब के पीछे 5 मेन फैक्टर थे जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को पूरे साउथ एशिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बना दिया। पहला फैक्टर जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद किया वो था मैन्युफैक्चरिंग। बांग्लादेश ने भी दूसरे एशियन ममालिक की तरह अपने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए यही तरकीब आजमाया, यानी उसने भी लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। स्पेशली मुल्क में कपड़ों के कारखाने लगाए जो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसीलिए अगर आप दुनिया के किसी भी शॉपिंग मॉल में जाए और वहाँ से कोई कपड़ा खरीदे तो मैक्सिमम चांस है आपको वहाँ मेड इन बांग्लादेश का लेबल का कपड़ा देखने को मिले, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कपड़ों का। यही वजह है दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आपको मेड इन बांग्लादेश के लेबल के कपड़े देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क की टोटल जीडीपी का 10% इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है, जो 1980 तक न होने के बराबर था। लेकिन महज 30 सालों के अंदर बांग्लादेश ने बड़े छोटे 4296 नए कपड़ों के फैक्ट्रियां लगाई, जहां 45 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनके रोजी रोटी इन्हीं 4296 फैक्ट्रियों से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के इकोनॉमिक बूम करने की दूसरी मेन फैक्टर है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। 1977 में जब जियाउर रहमान बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बना तो उन्होंने वेस्टर्न ममालिक की तरह बांग्लादेश में भी स्टेट कैपिटलिज्म का निजाम शुरू किया, जिस वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी। जियाउर रहमान ने मुजीबुर रहमान के अपोजिट पॉलिसीज बनाते हुए बांग्लादेश में जितने भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस थे उन सब के ऊपर से गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर दिया, जिस वजह से कई लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स बांग्लादेश में अपने बिजनेसेस खोलने लगे, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ने शुरू हो गए। यूं बांग्लादेश ने अपने कुछ पुराने पॉलिसीज को चेंज करके भी मुल्क को एक अच्छे कंडीशन में ले आया। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अलावा तीसरा मेन फैक्टर जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को सहारा दिया वो था बांग्लादेश के एग्रीकल्चर सेक्टर। बांग्लादेश ने अपने एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के अलावा फार्मिंग मशीनें भी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करने लगी, जो 1980 तक बांग्लादेश में बैन था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हाइब्रिड सीड भी इंपोर्ट किए ताकि कम टाइम और कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा फसल उगाया जा सके। इस तरह एग्रीकल्चर टेक्निक में भी कुछ चेंजेस करके बांग्लादेश ने अपने इकोनॉमी को अच्छे खासे इंक्रीज किया। आज बांग्लादेश का 40% जीडीपी इन्हीं एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। चौथा फैक्टर जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी और गरीबी को सहारा दिया वो था उसकी एनजीओज। 1980 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा बूम कर रहा था, लेकिन 1983 में जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने बांग्लादेश पर कब्जा किया तो
तो नया सदर बांग्लादेश के आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद बने। उन्होंने देखा कि उसकी गवर्नमेंट के लिए मुल्क की गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और हेल्थ केयर को ठीक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे एनजीओज को बांग्लादेश में इन्वाइट किया और उन्हीं एनजीओज में से 2 एनजीओज ने पूरे बांग्लादेश का नक्शा ही बदल दिया। उनमें से पहला एनजीओ मोहम्मद यूनुस नामी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का था, जिसने अपने गांव के गरीब लोगों को बहुत करीब से ऑब्जर्व करके एनालाइज किया। उसने देखा अगर इन गरीब लोगों को कुछ पैसे मिल जाए तो ये एग्रीकल्चर या छोटे मोटे बिजनेसेस कर सकते हैं, जिससे इनके घर भी चल जाएगा और अपने लिए रोजी रोटी भी कमा पाएगा। लेकिन मेन मसला ये था कि इन गरीब लोगों को लोन कौन देगा। बैंक तो उनको लोन देने से इनकार कर रहे थे। लिहाजा मोहम्मद यूनुस ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना एक छोटा सा एनजीओ बनाकर अपने सारे पैसे इन गरीब लोगों को लोन देना शुरू किया और कुछ ही मंथ गुजरे थे इनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। लिहाजा इसने माइक्रो क्रेडिट शुरू किया, यानी उसने अपना एक छोटा सा बैंक टाइप बैंक बनाया जहां से ये गरीब लोग 5-5 के ग्रुप बनाकर यहाँ से लोन ले सकते थे और उन लोन से ये लोग छोटे मोटे कारोबार शुरू करते और बाद में सूद समेत इसी एनजीओस में जमा करते थे। इस तरह मोहम्मद यूनुस का ये फार्मूला काम करते रहे और कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस एनजीओस ने पूरे बांग्लादेश में काम करना शुरू किया और देखते देखते कुछ ही सालों में बांग्लादेश जहाँ पहले गरीबी 75% थे वो कम होकर 45 पर पहुंच गया। इसके अलावा दूसरा एनजीओ ब्राक था जो मेनली बांग्लादेश के हेल्थ केयर पर फोकस कर रहे थे, जो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करते थे। इससे बांग्लादेश को ये फायदा हुआ कि पहले जो औरत 7-7 बच्चे पैदा करते थे, इस एनजीओ की मुहिम की वजह से कुछ ही सालों के अंदर ये कम होकर 2-2 बच्चों पर पहुंच गए और इसी एनजीओ की मदद से बांग्लादेश अपने डेथ रेशियो को काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। इसके अलावा 5वां फैक्टर जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को सहारा दिया वो था फॉरेन वर्कर्स, जिन्होंने बांग्लादेश की फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। 1980 के बाद पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से चीप लेबर की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। इसलिए बांग्लादेश जैसे छोटे और गरीब मुल्क से लोग काम करने के लिए दूसरे ममालिक जाने लगे और वहां काम करके वो पैसे अपने मुल्क बेचने लगे, जिससे बांग्लादेश के ओवरऑल फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ने लगे और आज बांग्लादेश पूरे साउथ एशिया का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है। इस तरह बांग्लादेश इन 5 फैक्टर की बदौलत अपने इकोनॉमी को यहाँ तक लाने में कामयाब हुआ।